नमस्कार दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था की श्रृंखला में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली वीडियोज में हमने वित्तीय समावेशन शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको आधी चीज़ें बता दी थी, आधा लगभग उसका चैप्टर हो गया था। आज हम लोग उसी में ही आगे बढ़ाते हुए बहुत महत्वपूर्ण है गरीबी बेरोजगारी के संबंध में अध्ययन करेंगे। ये दोनों देखिए देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे रहते हैं। अक्सर राजनीति में ज्वलंत मुद्दों की आप बात करेंगे तो महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा रहता है गरीबी, फिर बेरोजगारी। वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मेरी नज़र में जो सबसे बड़ी जाति है वो युवा है, महिलाएं हैं। उनका कहने का मतलब यही था कि इनका वही युवाओं को रोज़गार प्रदान करना, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना मेरी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गरीबी। गरीबी का मतलब क्या होता है? गरीबी का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं जैसे रोटी कपड़ा मकान, ये तो नॉर्मल सी परिभाषा है कि भाई रोटी कपड़ा मकान की अगर हमारी सबसे बुनियादी ज़रूरत को अगर हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम गरीब हैं। बल्कि देखिए गरीबी का जो अगर आप अच्छे से इसको समझे तो गरीबी तब होती जब आपकी आय पर्याप्त हो, आपका स्वास्थ्य भी, आपकी शिक्षा भी के क्षेत्र में भी कोई उन्नति ना हो, उसके साथ साथ बोलने की स्वतंत्रता, असुरक्षा, कम आत्मविश्वास। मतलब गरीबी कोई एक डायमेंशन होती। गरीबी का मतलब हम आमतौर पे क्या समझते हैं कि भाई हमारे पैसे नहीं तो हम गरीब है। इसका ये मतलब नहीं। गरीबी का मतलब होता है, एक तो ठीक है कि आपके पास मूलभूत सुविधाओं की को क्रय करने की क्षमता नहीं है। नंबर 2, उसके साथ साथ गरीबी का मतलब होता है आपका स्वास्थ्य भी सही नहीं है, आपकी शिक्षा में भी इतना नहीं कि आप कौशल विकास करके रोजगार सृजित करके। इसके साथ साथ आपके अंदर आत्मविश्वास की भी कमी है। ये एक मल्टी डायमेंशनल होता है। इनके 38 डायमेंशन होते हैं गरीबी को नापने के। तो बस नॉर्मल कम से कम इतनी परिभाषा याद रखना है कि गरीबी जब आप अपनी ज़रूरत की वस्तुओं को अपने निम्न कम से कम जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक संसाधनों की पहुंच से दूर हो या आप खरीद ना सकें, तो आप गरीब की श्रेणी में आएंगे। उसे कोई ऐसा नहीं कोई लाइन परिभाषा है कि आप ये हैं तो गरीब है। कम से कम आपको बुनियादी ढांचे, बुनियादी आवश्यकताएं भी अगर आप पूर्ति नहीं कर रहे तो आप गरीब माने जाएंगे। ठीक है। तो गरीबी तब होती है जब अपर्याप्त आय, अपर्याप्त शिक्षा, खराब स्वास्थ्य, शक्तिहीनता की भावना, बोलने की स्वतंत्रता, सुरक्षा, कम आत्मविश्वास जैसे अधिकारों के अभाव के कारण लोगों में प्रमुख क्षमताओं की कमी होती। यही गरीबी की मल्टी डायमेंशनल परिभाषा है। मानव विकास रिपोर्ट ने 2010 में गरीबी की एक मल्टी प्रोवर्टी इंडेक्स जारी किया था, जिसमें कि 38 संकेतक दिए गए थे गरीबी के क्या क्या। उतना हम लोग नहीं जाएंगे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण था वो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर की। अगर आपका स्वास्थ्य के लिए आप अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आपका जीवन स्तर अच्छा नहीं है, आपने शिक्षा की भी उतनी जागरूकता नहीं रही है, तो आप गरीबी की श्रेणी में आएंगे। तो ये तो हो गई गरीबी की परिभाषा। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है गरीबी की परिभाषा। भाई कोई एकदम एग्जैक्ट लाइन तो है नहीं कि भाई गरीबी की परिभाषा, लेकिन आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि न्यूनतम भी अगर आप आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे तो आप गरीब हैं। अब देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, वहाँ पे क्या दिए गए? आर्थिक न्याय की कल्पना की गई है। इसलिए किया गया है कि हम संसाधनों का विकेंद्रीकरण कर सकें। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको, आर्थिक न्याय का मतलब ही यही है कि लोगों तक उनकी ज़रूरत की वस्तुओं को पहुंचाना, उनके ज़रूरत के संसाधनों तक पहुंचाना। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी हम जो एक अंतर है इसको भर नहीं पाए, बल्कि जो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। भारत में जो गरीबी है ये सामाजिक और आर्थिक मुद्दा जो आर्थिक क्षेत्र की सीमाओं से परे है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भाग लेने में असमर्थता जैसे अनेक प्रकार के पहलुओं को शामिल करता है। हालांकि गरीबी प्रकृति में बहुआयामी है, जो गरीबों के लिए आय के दृष्टिकोण के अलावा गरीबी की अवधारणा के अन्य तरीके, साक्षरता, स्कूली शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, बाल मृत्यु दर, कुपोषण, सुरक्षित पानी और स्वच्छता जैसे अन्य क्षेत्रों के अभाव। अगर आप भारत के दृष्टिकोण में देखिए गरीबी, तो भारत के दृष्टिकोण में गरीबी बहुत है। हमारे यहाँ सामाजिक गरीबी भी है। कैसे? समाज का एक वर्ग होता है जो दूसरे वर्ग से उतना ज़्यादा घुल मिल ही नहीं पाता। उस समाज में, एक ही समाज में अलग अलग जातियों के लोगों के अपने अलग अलग, उनका जीवन यापन ही अलग अलग होता है। खासतौर से ग्रामीण समाज की बात करें, आर्थिक गरीबी तो है कि एक वर्ग के पास आपको अधिक संसाधन मिलेगा, एक के पास कम संसाधन मिलेगा। राजनीतिक गरीबी भी है। राजनीतिक गरीबी का मतलब होता है कि एक जाति विशेष या
धर्म विशेष का देश की राजनीति में डोमिनेंट होना और दूसरे जाति धर्म के लोगों का उसमें एकदम से मतलब उनका प्रतिनिधित्व ना ही होना। तो कहीं ना कहीं जो भारत में गरीबी सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, राजनीतिक भी है। आमतौर पर हम गरीबी को आर्थिक का दृष्टिकोण रखते हैं, जिसमें कि साक्षरता ना होना, स्कूली शिक्षा की कमी, जीवन प्रत्याशा की कमी, बाल मृत्युदर, कुपोषण, उसके बाद सुरक्षित पानी और स्वच्छता का अभाव। तो ये तो एक गरीबी को एक थोड़ा ब्रॉड चश्मे से देखना है, एकदम संकीर्ण नहीं कि बस पैसा नहीं तो गरीब है, इसका ये मतलब नहीं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, उसके बाद पूंजी निर्माण, उसके साथ साथ निवेश, बचत, ये सब गरीबी के ही एक तरह से आयाम है। अगर इनमें कोई भी चीज़ कमज़ोर होती है तो गरीबी बढ़ती है। फिर गरीबी दो तरह, एक सापेक्ष गरीबी होती है, एक निरपेक्ष, एक होती है पूर्ण गरीबी। सापेक्ष गरीबी कब होती है, जबकि अगर हम देखिए सापेक्षता का सिद्धांत कभी अकेले नहीं होता, ये दूसरे के सापेक्ष होता है। मान लीजिए मैं बाइक चला रहा हूँ तो मेरी बाइक और मेरे बगल में कोई बाइक चला रहा है तो मेरी बाइक उसके सापेक्ष में क्या स्पीड दे रही है, तो इस तरीके से गरीबी किस स्पीड से चल रही है, उसी तरीके से गरीबी होती है कि एक समाज में रहने वाले लोगों का जीवन और साथ में के बीच का जो अंतर है, एक देखेंगे एक आदमी के पास बढ़िया कार रहेगी, घर रहेगा, बंगला रहेगा, और वहीं दूसरे पास आप देखेंगे कि रोज मूलभूत समस्याओं के लिए संघर्ष कर रहा है, तो इसकी आप सापेक्ष ये गरीब है। उसके कोई और आप समाज देखेंगे तो और भी गरीब रहेगा, जिसके पास तो खाने को भी नहीं है। तो सापेक्ष एक दूसरे के सापेक्ष कितनी गरीबी है। और एक तो पूर्ण गरीबी होती है जब बिल्कुल से हमारे पास कोई संसाधन ही ना हो, भोजन, आश्रय, सुरक्षित पेयजल, शिक्षा, देखभाल आदि के लिए जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूर्ण करना यह संभव हो जाए, तो ये पूर्ण गरीबी की रेखा में आता है। तो ये हो गया गरीबी। अब हम देखिए जो यूनाइटेड नेशन का जो SDG 1 है उसमें क्या, जीरो पॉवर्टी, पहला ये SDG 1, और SDG 1 का मतलब यही है कि हम सबसे पहले पूरी दुनिया से 2030 तक गरीबी को ख़त्म करें, पॉवर्टी को उन्मूलन करें। अगर इसको ख़त्म कर देंगे तो बहुत सारी समस्याएं, भुखमरी की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या स्वतः खत्म हो जाएगी। तो पहले दिया गया SDG 1 गरीबी उन्मूलन, ये भी याद रखना है। एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ, जिनको अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता था। इनके अनुसार जो गरीबी है वो कि मतलब इनका कहने का मतलब ये था, कोई समाज तभी सुखी और संपन्न नहीं हो सकता जब तक कि उसके अधिकांश लोग गरीब हैं, निर्धन है, दरिद्र। तो हम गरीबी को क्या समझते हैं कि मान लीजिए कोई गरीब है तो उसको हम देख के कहेंगे ये गरीब है, ठीक है, लेकिन कोई भी समाज, पूरा समाज पे उसका प्रभाव पड़ता है। अगर समाज का एक हिस्सा गरीब, वंचित, शोषित रहा तो उसका कहीं ना कहीं क्या होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, अशांति फैलेगी। तो एडम स्मिथ का कहना कि समाज में सुख संपत्ति तभी नहीं हो सकती जब तक कि अधिकांश लोग निर्धन और गरीब और दयनीय स्थिति में रहेंगे। अब हम भारत के थोड़े जो भी गरीबी को हम यहाँ देखेंगे वो भारत के दृष्टिकोण से देखेंगे। तो अगर आप भारत के दृष्टिकोण से गरीबी को देखें तो सबसे पहले हम देखिए ब्रिटिश साल 200 साल हम ब्रिटिश के गुलाम रहे, तो ब्रिटिश ने तो हमको एकदम निचोड़ ही दिया। तो सबसे पहले गरीबी को लेकर के दादा भाई नौरोजी, जो ग्रीन को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, इन्होंने एक बेसिकली निबंध लिखा था, उनका बुक भी कहते, निबंध भी कहते थे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी मतलब गरीबी और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का मतलब होता है कि अन ब्रिटिश रूल, एक तरफ तो ब्रिटिश ये कहते हैं कि हमारी जो है वो बहुत अच्छा शासन है, हम पूरी दुनिया को सभ्य बनाने के लिए निकले हैं, हमने तो लोगों को जीवन जीने का तरीका सिखाया है, ये ब्रिटिश कहता है। और करता क्या है, इसका उल्टा, भारत से खूब लूट खरीद करेगा, संसाधन ले जाएगा, तो ये अन ब्रिटिश हो गया। तो इसीलिए उन्होंने जो निबंध लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, उसमें उन्होंने पहले ही बताया था कि भारत में 1867 के आसपास की बात है, ये लगभग 150 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं। दादा भाई नौरोजी ने कहा कि 1867 में भारत की दुर्दशा इतनी खराब है कि 16 से लेकर के 35 रुपए के बीच एक आम भारतीय एक साल रुपए में खर्च करता है। उस समय 16 रुपये, अब आप समझिए जो एक साल में 16 रुपये, चलो आज का मान लेते हैं कि उससे 150 साल पहले, तो आज का 16 रुपये मान लेते हैं, ये आप मान लीजिए इसको 1000 मान लीजिए, चलिए 1000 मान लेते हैं, ठीक है।
उस समय का 16 रुपये मान लेते हैं, या चलो 1600 मान लेते हैं, इसको हम 100 गुना बढ़ा देते हैं कि भाई 150 सालों में 100 गुना बढ़ चुके हो गए 16। आप बताइए एक आदमी जो पूरे साल भर में आज 1600 रुपये में अगर खर्च नहीं चला पा रहा है, उसको कि वो 1600 रुपये भी नहीं खर्च कर रहा, तो उसका जीवन कैसा होगा। तो दादा भाई नौरोजी और भी अर्थशास्त्री थे, आरसी दत्त थे और भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा दादा भाई नौरोजी ने इस बात को कोशिश की कि लोगों को बताया जाए कि किस तरीके से ब्रिटिश जो है वो हमारे देश को जर्जर कर रहा है, हमारे देश को संसाधनों पे लूट कर रहा है। तो ये एक अच्छा सबसे पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था 1867-68 के बाद अपने निबंध पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में। फिर उसके बाद जब देश स्वतंत्र होता है, फिर गरीबी को लेकर के कई और प्रयास किए जाते हैं। तो सबसे पहले 1962 में बनता है योजना आयोग कार्य समूह। तो इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बहुत पुराना हो चुका है। एक फिर जानते रहेंगे, एक BN दांडेडकर और एन रथ समिति बनी थी 1971 में। इसको भी बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, कहीं पूछा भी नहीं गया है। हम लोग सबसे ज़्यादा चर्चा करेंगे थोड़ा सा। इसके बाद 4 समितियाँ बनती है, एक लकड़वाला समिति, अलग समिति 1979, लकड़वाला समिति 1993, तेंदुलकर समिति 2009 और रंगनाजन समिति 2014, 2012, 2014, 2012 मई 2014 में क्या रिकमेंडेशन आया। तो सबसे पहले हम लकड़वाला समिति की बात, सबसे पहले हम अलग समिति की बात करेंगे। अलग वाई के अलग इनका नाम था, बहुत बड़ा शास्त्री भी थे, इनका हाल में ही निधन हुआ है। तो इन्होंने कहा कि शहरी और गरीबी क्षेत्रों के अलग अलग जो है ना मापदंड अपनाने जाने चाहिए। इनका मानना ये था कि शहरी क्षेत्र में जो गरीबी है उसके लिए इन्होंने पहली बात ये थी कि इन्होंने कैलोरी का मान लिया था कि 2400 कैलोरी अगर एक व्यक्ति है वो एक दिन में 2400 कैलोरी का कंज्यूम नहीं करता है ग्रामीण क्षेत्र में, तो गरीब है, खाने के रूप में चाहे जिस रूप में। उसके साथ साथ शहरी क्षेत्र में अगर ये 1600 कैलोरी भी नहीं हो पाता तो इसका मतलब वो गरीब माना जाएगा। 2100 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी भी अगर आप ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब आप गरीब। बस इतना याद रखना है। इन्होंने उपभोग को आधार बनाया था कि भाई 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी एक दिन में अगर आप ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब आप गरीब की श्रेणी में आएंगे। तो दे सकता है, ये तो नहीं देगा इतना अंदर जाके। फिर डीटी लकड़वाला समिति बनी 1913 में। देखिए हमारे यहाँ लगातार समिति बनती रहती, रिपोर्ट देती रहती, रिपोर्ट धूल फाँकती रहती, यही होता रहता है हमारे, हकीकत तो यही है, ठीक है। उसके बाद 1993 में डीटी लकड़वाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति बनी जिसने कि गरीबी को 2 तरीके से नापा, एक CPI-AL और एक CPI-IW। CPI-AL का मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लेबर एग्रीकल्चर लेबर की, मतलब जो गांव में रह रहा है उसको भी जिधर गांव और शहर को लेकर के ये भी गांव में जो एग्रीकल्चर लेबर रह रहा है उसको कंज्यूमर प्राइस निकाल लिया जाए और जो शहर में इंडस्ट्रियल वर्कर है उसका निकाल लिया जाए। तो दोनों के बीच, दोनों को देख करके हम गरीबी का अध्ययन करेंगे। तो बस ये इतना याद रखना कि डीटी लकड़वाला ये बेसिकली कंज्यूमर उपभोक्ता दाम मूल्य पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित, इतना याद रखना, ठीक है। उसके बाद जो सबसे विवादित रहा है तेंदुलकर समिति, जो 2004 में 5 में बनी थी, 2009 में इतनी अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। इसका मानना, इस समिति के लेकर के तो बहुत विवाद हुआ। इसने कहा कि शहर में जो व्यक्ति 1000 रुपये और गाँव में जो 816 रुपये, समझिएगा ध्यान से, शहर में 1000 रुपये एक महीने में और गाँव में एक व्यक्ति जो है वो 816 रुपये खर्च करता है, वो गरीब नहीं है। अब बताइए इतनी महंगा, इतना होने के बाद अगर आप ये कोई कहे कि 1000 रुपये भी आप नहीं करीब खर्च नहीं कर रहे हैं 1000 रुपये, तो आप गरीब नहीं है। तो इस समिति को लेकर के इसका मानना था कि देश में 21% लोग जो हैं BPL हैं, मतलब ऐसे लोग हैं, केवल 21% लोग हैं जो 1000 रुपये से खर्च नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ये जो है गरीब नहीं है। ऐसा कभी संभव हो सकता है? अगर आप 1000 रुपये एक महीने में नहीं खर्च कर पाते हैं तो इसका मतलब आप किस तरीके का जीवन यापन कर रहे हैं ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं। तो आ सकता है फिर इसमें कि भाई तेंदुलकर समिति का रिलेशन किससे था, तो गरीबी उन्मूलन से, गरीबी उन्मूलन नहीं कहेंगे, गरीबी का अध्ययन कहेंगे बेसिकली। तो इन्होंने दालें, दूध, खाद, तेल, मांस, शाकाहारी वस्तुएं, मतलब जो भी हमारी जो रोज़ की ज़रूरतें हैं, अगर उसके लिए भी आप 1000 रुपये खर्च नहीं कर पाते, ये इसको ये कहें, ये 1000 से ज़्यादा आप खर्च करते हो तो आप गरीब नहीं हैं, बस ये समझिए। इससे 816 रुपये से अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं और एक महीने में खर्च कर देते तो आप गरीब नहीं माने जाएंगे।
ये हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर एक रंगराजन समिति बनी थी 2012 में। इसने गरीबी के लिए थोड़ा बढ़ा दिया इसने कि 27 रुपये। इसने कहा था कि जो व्यक्ति गरीब 33 रुपये शहर में और 47 रुपये गाँव में अगर एक दिन में खर्च कर लेता है, इसका मतलब वो गरीब। ये भी वैसे ही रिपोर्ट है उनका, 1000 रुपये साल का, और इनका था कि 33 रुपये एक दिन में और 47 रुपये एक दिन में अगर कोई व्यक्ति गाँव में 33 रुपये और शहर में 47 रुपये तक खर्च कर लेता है, इसका मतलब वो गरीब नहीं। तो इस समिति कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, ये भी ऐसी रही। तो गरीबी उन्मूलन के लिए जो 4 समिति बनी, इनको याद रखना है। 4 को तो याद रखना ही रखना है। अलग समिति 1979, लकड़वाला समिति 1993, सुरेश तेंदुलकर समिति 2004-5 और साथ में रंगराजन समिति 2012 याद रखना है। अब देखिए, गरीबी हटाने की बात अब हम करते थे कि हमने तो पढ़ लिया गरीबी क्या होती है, कौन कौन सी समिति भी नहीं, रिकमेंडेशन है। अब हम गरीबी हटाने की बात करते हैं अगर, तो देखिए भारत में गरीबी हटाने के प्रयास लगभग सभी सरकारों ने किए, इस बात को तो कोई इनकार नहीं किया जाता। कितनी हटा पाए, कितना सफल है, इस पर तो चर्चा बाद में हो जाएगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1974-75 के आसपास जब पाँचवीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, इंदिरा गांधी जी ने 5वीं पंचवर्षीय में गरीबी हटाओ का नारा दिया था पहली बार। उस समय उन्होंने मैंने आपको पंचवर्षीय योजना जब मैंने आपको बताया था तो इसमें बताया भी था कि इन्होंने इसमें 20 सूत्री कार्यक्रम भी दिया था कि हम किस तरीके से पेयजल की व्यवस्था करें, रोजगार के अवसर करें, लोगों को उनको उपभोग के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराएं, लोगों को स्वस्थ शिक्षा की व्यवस्था करें। 20 सूत्री कार्यक्रम दिया था। तो सबसे पहला प्रयास इन्होंने उसी समय किया गया था। उसके साथ साथ तो बहुत सी योजनाएं अभी भी चली, जैसे माध्यान्ह योजना हो गया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम हो गया, मनरेगा योजना हो गया। वर्तमान सरकार द्वारा जो जनधन योजना चलाई जा रही है कि भाई सभी के खाते खुलवाए जाएं, खाते खुलवा करके लोगों की आर्थिक मदद की जाए। मेक इंडिया कार्यक्रम लाया गया। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो गरीबी को ख़त्म करने में मनरेगा लाया गया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट लाया गया, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लाया गया, ठीक है। उसके बाद फिर सरकार किसान सम्मान निधि दे रही, तो ये सब कहीं ना कहीं गरीबी उन्मूलन का ही एक तरीके से प्रयास कर रही। अलग अलग राज्यों में आप देख रहे थे कि मध्य प्रदेश में वो भी सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू करी। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं गरीबी को ख़त्म करने के लिए ही की जा रही, लेकिन हकीकत है ऐसा गरीबी ख़त्म क्यों नहीं हो पा रही है, तो इस पे बारे में हम लोग अभी देखेंगे। गरीबी की जब पूरा निवारण करेंगे तब ख़त्म करेंगे गरीबी, क्यों नहीं ख़त्म हो पा रही है हम बाद में बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि हाँ देखिए क्या क्या चीज़ हमने सारी चीज़ इसमें गरीबी के संबंध में पढ़ ली, गरीबी की परिभाषा पढ़ ली, गरीबी रेखा की क्या होती है वो पढ़ लिया, SDG 1 के संबंध में पढ़ लिया, ठीक है। हाँ, एक और मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ तो समाजशास्त्री थे हेनी बर्नस्टीन, उन्होंने निर्धनता या गरीबी के 4 आयाम दिए थे। पहला, जीविका रणनीतियों का अभाव। इसका मतलब होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आ जाए तो इसको कहीं आप लिख। पहला, जीविका रणनीतियों का अभाव। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति के पास अपनी जीविका को चलाने का कोई रणनीति नहीं है, कि हमारे पास न तो शिक्षा उपलब्ध है, न स्वास्थ्य है, न हमारे पास कोई रोजगार के अवसर हैं। तो इसका मतलब ये गरीबी का एक बड़ा कारण हो जाएगा। दूसरा था संसाधनों की अनुपलब्धता, कि कई लोग को क्या होते थे कि बचपन से ही आप देखेंगे उनके पास भूमि संसाधन रहेगा, सारे संसाधन रहते हैं, तो ज़्यादातर लोगों के पास संसाधनों का अभाव भी एक निर्धनता गरीबी का कारण। असुरक्षा की भावना। असुरक्षा की भावना का मतलब होता है जब आपके पास संसाधन नहीं रहेंगे। ये चीज़ तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताई थी कि भाई केवल गरीबी का मतलब केवल पैसे से नहीं, अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो फिर आप असुरक्षित भी फील करेंगे, उसके साथ साथ आपको हर तरह की समस्याएं भी फेस करनी पड़ेंगी। और 5वां जो है संसाधनों के अभाव के कारण सामाजिक संबंध न बन पाए। ये बात आप देखिए, दुनिया में एक सबसे बड़ा काम हो सकता है कि कभी दोस्ती मित्रता या जो भी सामाजिक संबंध बनते हैं वो संसाधनों के आधार पे ही बनते हैं। कभी 2 गरीब लोग के बीच संबंध हो सकता है तो कभी 2 अमीरों के बीच, लेकिन एक अमीर और एक गरीब के बीच मजबूत सामाजिक संबंध क्यों नहीं बन पाता, इसका जो सबसे बड़ा कारण है संसाधनों का अभाव। तो बहुत समाजशास्त्री थे हेनरी बर्नस्टीन, जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जीविका रणनीतियों का अभाव होना गरीबी का कारण है, संसाधनों की उपलब्धता होना गरीबी का कारण है, असुरक्षा की भावना होना गरीबी का कारण है, और संसाधनों की अभाव के कारण सामाजिक संबंध न बन पाना भी गरीबी का एक कारण है।
उसके बाद देखिए इसमें मैंने आपको लकड़वाला समिति बना दी, अलग समिति बना दी, तेंदुलकर समिति बता दी, रंगराजन समिति बता दी। तो सबके थोड़ा थोड़ा बच्चा तक ना पेपर में दे सकता है। हाँ, कि कौन सी समिति बेरोजगार गरीबी से जुड़ी नहीं थी, तो आपको अलग समिति दे देगा, रंगराजन समिति दे देगा, सूरज तेंदुलकर समिति दे देगा, और एक कोई अलग समिति दे देगा। तो आपको छानना पड़ेगा, कोई एक, कोई दो, कोई तीन, कोई चार। तो जो भी आप याद रखेंगे कि भाई अलग समिति बनी सबसे पहले, फिर लकड़वाला समिति बनी, फिर सुरेश तेंदुलकर समिति बनी, फिर रंगराजन समिति 2014 में, लकड़वाला समिति 1977-78 के आसपास बनी। थोड़ा याद रखना, डेट भी, वो सन भी याद रखना है। उसके बाद डीटी लकड़वाला समिति, अलग समिति 1978 के आसपास बनी। डीटी लकड़वाला समिति 1993 के आसपास बनी। 2004-05 के पास सुरेश तेंदुलकर समिति बनी। 2014 के आसपास रंगराजन समिति बनती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी गरीबी। अब हम थोड़ा चर्चा आगे, मुझे लगता है ना इसी में चलिए बना देता हूँ। बेरोजगारी, गरीबी और बेरोजगारी दोनों एकदम साथ साथ चलती हैं। ये बात आप समझते हैं कि जहाँ बेरोजगारी होगी वहाँ गरीबी होगी, ये बात पक्की है। भाई जब आप बेरोजगार रहेंगे तो फिर क्या है, आपके पास उतना संसाधन ही नहीं रह पाएगा कि आप खुद के लिए ज़रूरी, बेरोजगारी की सबसे दिक्कत तो यही है ना। तो सबसे पहले हम बेरोजगारी समझते क्या। देखिए बेरोजगारी का मतलब होता है किसी के पास अपनी योग्यता के अनुरूप रोजगार उपलब्ध न होना। जैसे कोई व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसके पास काम करने के कोई भी अवसर उपलब्ध नहीं है, वो काम करने में शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम है लेकिन वो काम करने के लिए उसके पास कोई भी रोजगार ना हो, तो बेरोजगारी की आता है, बेरोजगार कहा जाएगा। कि आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए, रोजगार ना होना, कार्य की तलाश में जो व्यक्ति हो और साथ में कार्य के लिए ना तो तलाश है और ना ही उपलब्धि है। मतलब कि बेरोजगार का मतलब यही कि एक तो व्यक्ति होता है भाई जिसके पास तलाश कर रहा है, काम नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो काम ही तलाश नहीं करते, वो बेरोजगार श्रेणी में आते हैं। तो अब हम बात, ये तो समझिए कि भाई बेरोजगारी तो सभी को पता है कि क्या होती है। अब हम बेरोजगारी दर की बात करें तो बेरोजगारी दर का समझ होता है बेरोजगार श्रमिक बटे कुल श्रमिक इंटू 100। मान लीजिए बेरोजगारी दर हम निकालना चाहते हो, बेरोजगार श्रमिक मान लीजिए कुछ 100 है, मान लीजिए 100 लोग हैं, ठीक है, जिसमें कि बेरोजगार श्रमिक जो है वो 40 हैं और साथ में कुल श्रमिक 100 है इंटू 100 है, तो इसका मतलब जो है 40% की बेरोजगारी आ जाएगी। ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, बेरोजगारी अगर 4% से नीचे चली जाए, 4% ऊपर चली जाए तो बहुत ख़राब माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो 4% लोग कुछ काम नहीं करेंगे तो ये बाकी 96% लोगों पे ही क्या बनेंगे, भार बनेंगे, फिर गलत असामाजिक कृत्य भी कर सकते हैं। तो अब हम बेरोजगारी के प्रकार की बात करते हैं। एक होती संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब होता है आधारभूत संरचना की कमी होने के कारण बेरोजगारी। कि भाई जब हमारे यहाँ सरकार के द्वारा कोई आधारभूत प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, न स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किए जा रहे, रोजगार सृजित नहीं किए जा रहे, तो इस वजह से बेरोजगारी होना संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। रोजगार चाहने वालों को रोजगार प्रदान करने में असमर्थ होता है, जिसके देश में उपलब्ध संसाधन, भाई हमारे मान ली कोई देश है उसके पास इतने संसाधन ही नहीं कि वो रोजगार सिद्ध कर सके, वहाँ संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। अगर आप भारत की बेरोजगारी की बात करें तो भारत में भी कहीं ना कहीं संरचनात्मक बेरोजगारी है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार या भारत के राज्यों की सरकारें इतने रोजगार सृजित नहीं कर पा रही हैं कि हम अपने सभी युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा सकें। ये कि हाँ हमारे एक संरचना की कमी है जिसके कारण लोगों को रोजगार नहीं मिल पाए। एक होता है प्राच्छन्न बेरोजगारी, दूसरा नंबर होता है प्राच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है सामान्यतः ये कृषि में ये अक्सर आता है। प्राच्छन्न बेरोजगारी देखी जाती है तो अक्सर कृषि में देखी जाती है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी काम को 10 लोग चाहिए, ठीक है, उसमें लगे 100 लोग हैं तो 90 लोग क्या हैं, एक तरह से बेकार ही हैं, उनको जरूरत ही नहीं काम उसमें लगे रहे, 10 लोग ही उसी काम को पूर्ण कर पा रहे हैं। तो साथ में ये हमें कृषि में देखी जाती है, क्योंकि देखिए कृषि में अभी भी लगभग 54% जो लोगों को रोजगार मिला हुआ है वो कृषि में मिला हुआ है। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 54% लोगों की कृषि में ज़रूरत है, तो अननेसेसरी जो लोग लगे रहते हैं किसी काम को करने में, लेकिन उनके ना रहने पर भी उतना ही उत्पादकता रहेगी, तो इसको कहते हैं प्राच्छन्न बेरोजगारी। इसमें एक
फीचर होता है कि सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। सीमांत उत्पाद ऊपर भी आया कि प्राचीन बेरोजगारी का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। का मतलब होता है कि जैसे मान ली 10 लोग हैं, अब हमको केवल 4 लोगों की जरूरत है, तो बाकी 6 लोग भी तो उसी 4 लोग के साथ काम कर रहे हैं, फिर उतना काम हो रहा है। 4 लोग करें तो भी उतना काम हो, तो बाकी 6 लोगों की क्या है, सीमांत उत्पादकता शून्य हो गई। तो ये एक होता अल्प बेरोजगार, अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो ज़्यादा योग्य है, लेकिन उसको उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पाता, तो इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मान लीजिए इंजीनियर है, अब उसको दे दिया गया कि चलो तुम सफाई कर्मी बन जाओ, तो कहीं ना कहीं वो क्या बेरोजगारी मानेगा अपने आप को, क्योंकि भाई वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, उसकी योग्यता के अनुसार उसको काम नहीं दिया गया। एक होता है ओपन बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी। ये तो सबसे खराब स्थिति कि भाई कोई काम ही नहीं करना चाहता, तो ये आलस का प्रतीक हो जाता है। फिर उसके बाद होता है चक्री बेरोजगारी। चक्री बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि साइकिल की पूछा जाता है कौन कौन सी बेरोजगारी है, उसका चक्री बेरोजगारी दे देगा, ये उसको मिलाना रहेगा। जब हम सामने अर्थव्यवस्था नीचे जा रही हो, डैमेज हो रही हो, जैसे हमने कोरोना टाइम पे देखी, मंदी आ गई, ऐसी बेरोजगारी को कहते हैं चक्री बेरोजगारी। जब क्या होता है कि मंदी के दौरान बेरोजगारी बढ़ती है और आर्थिक विकास के साथ व्यापार क्षेत्र को उतार चढ़ाव मंदी की चरणों की मतलब एक तरीके से हमारे रोजगार के जो अवसर थे वो भी खत्म हो रहे हैं। तो इसको जैसे हमने कोरोना टाइम पे देखा कितने लोगों की नौकरियां चली गई। एक होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि हमारे पास जो श्रम आपूर्ति हो रही है और जो श्रम की मांग है के बीच अंतर होना। मान लेते हैं कि हम चाहते हैं कि हम बड़ी नौकरी करें, लेकिन हमें अवसर नहीं मिल पा रहा है बड़ी नौकरियों को, तो ये एक तरीके से कहते हैं प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। इसमें अब इच्छा से व्यक्ति बेरोजगार हो जाते हैं क्योंकि वे अपने मतलब वो उन कामों को नहीं करना चाहते जो उनकी योग्यता के अनुकूल नहीं है। तो प्रतिरोध कर दिया हमने, रोजगार का ही प्रतिरोध कर दिया कि भाई हम ये रोजगार तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये हमारी योग्यता के अनुरूप नहीं है। फिर एक तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि मौसम के अनुसार बेरोजगारी। जिस आप कृषि में देखिए, कृषि में क्या होता है 6 महीने ही काम हो पाता है, 6 महीने बेरोजगार रहना पड़ता है। कैसे साल में 3 फसल भी मान लो लेता है तो 2-2 महीने उस फसल को रोजगार अवसर उसको मिलता है किसान को, बाकी 6 महीनों में बेरोजगार ही रह जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है डेमोग्राफिक अनएम्प्लॉयमेंट, जनसंख्यीय बेरोजगारी। भारत में अगर ज़्यादातर समस्याओं का कारण माना जाए तो जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि हो रही है। भाई जिस तरीके से हम रोजगार सृजित नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास अच्छे अच्छे संसाधन नहीं है, लेकिन जनसंख्या हमारी तीव्र बढ़ती बढ़ी चली जाएगी, तो क्या होगा, बेरोजगारी तो बढ़ेगी। तो हमें अपनी जनसंख्या को भी रोजगार करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद कम नियंत्रित रखने की जरूरत है। फिर तकनीकी बेरोजगारी का मतलब होता है कि उतनी तकनीक नहीं है प्रगति के कारण होने के कारण। भाई देखिए आज क्या ऑटोमेशन का समय आ गया है, नए नए तकनीक आ गए जिसके कारण हमें अब मान लीजिए कोई भी काम है तो हमें अब लोगों की कम जरूरत पड़ रही है क्योंकि सारा काम तकनीक से ही हो जाता है, तो इसको तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। तो इसलिए देखिए हमें बेरोजगारी पढ़ ली क्या होता है, संरचनात्मक बेरोजगारी, प्राचीन बेरोजगारी, अल्प रोजगार, खुली बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, जनसांख्यिकी बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। तकनीकी बेरोजगारी। अब हम भारत में अगर आप बेरोजगारी के कारणों की चर्चा करें, मेंस में ये प्रश्न आ सकता है कि भारत में बेरोजगारी के कारणों की व्याख्या करें, कारण क्या है ये। सबसे पहले अगर हम भारत में बेरोजगारी के कारणों पर चर्चा करें तो रोजगार विहीन विकास। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था प्राथमिक से छलांग लगाकर सीधे सर्विस सेक्टर में चलेगी। तृतीय अर्थव्यवस्था, हमने रोजगार के अवसर सृजन नहीं किए, नए नए उद्योगों को नहीं लगाया, नए नए रोजगार के अवसर प्रदान नहीं किए, युवाओं को रोजगार से जोड़ने की कोशिश नहीं की, एक महत्वपूर्ण कारण है। श्रम बल में वृद्धि, हमने क्या किया कि अपनी जनसंख्या को नियंत्रित किया, जनसंख्या वृद्धि तो नियंत्रित नहीं की, मृत्यु दर कमी कर दी, जनसंख्या लगातार बढ़ती गई, तो श्रम बल तो खूब मिला लेकिन उसको रोजगार देने के पास हमारे पास अवसर नहीं है। अनुपयुक्त प्रौद्योगिकी, इनप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, हमारे पास उस तरीके का जो तकनीकी होनी चाहिए जिससे रोजगार अवसर सृजित हो सके वो भी नहीं है।
हमने पूंजी लागत पूंजी निर्माण में कोई योगदान नहीं, कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया पूंजी, उसके साथ साथ आधारभूत संरचनाओं का विकास नहीं किया। हमारी सबसे ज़्यादा तो अनुपयुक्त शिक्षा प्रणाली है। महात्मा गांधी जी कहते थे शिक्षा जो है वो रोजगार के अवसर सृजित करनी चाहिए, लेकिन हमने शिक्षा प्रणाली को केवल नंबरों से तौल दिया कि जो इतने नंबर पाएगा वो ज़्यादा योग्य माना जाएगा, भले उसमें कोई कौशल ना हो। एक रिपोर्ट आई थी जिनमें ये कहा गया कि भारत में जो 93% स्नातक निकलते हैं, चाहे तो बड़े बड़े किसी भी कॉलेज से, टोटल देश में 93 स्नातक के अंदर कोई कौशल का अभाव है जिसके कारण रोजगार प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। ये तो हो गया कि रोजगारी का कारण क्या है भाई, रोजगार वो तो समझी जाएंगे अब क्या क्या है। अब भारत में बेरोजगारी के परिणाम क्या है। बेरोजगारी मैंने आपको बताया थी, गरीबी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से गरीबी आती है और गरीबी की वजह से भी बेरोजगारी आ सकती है। तो सबसे पहले पॉवर्टी, जो तो मैंने पहले पढ़ी, पॉवर्टी जो है वो गरीबी, जब बेरोजगार हो तो आय का साधन नहीं है, आप आय का साधन नहीं तो आप गरीब की श्रेणी में तो रहोगे। उसे इनकम इनइक्वलिटीज होता क्या है कि जो व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर लेता उसकी आय बढ़ जाती, जो नहीं प्राप्त करता तो उसकी आय कम रहती, तो आय असमानता बढ़ती है। संसाधनों का कम उपयोग, मतलब जो व्यक्ति बेरोजगार है उसके पास उतने संसाधन नहीं रहते, तो संसाधनों का भोग नहीं कर पाता। सामाजिक समस्याएं आदि जैसे लड़ाई झगड़े डकैती, इन सब की घटनाएं भी वृद्धि होती है। तो ये सब पर मेंस में आ सकता है कि कौन कौन से फ्री में भी दे देगा। बेरोजगारी के परिणाम गरीबी या असमानता, संसाधनों का कम उपयोग, सामाजिक समस्याएं आदि आ रही हैं, ठीक है। अब इस बेरोजगारी को कम करने के उपाय, तो सबसे पहला उपाय होता है कार्य की मात्रा में विस्तार। हमें अवसरों की वृद्धि करना है, हमें रोजगार के नए नए साधन स्थापित करना है, हमें युवाओं को कौशल विकास करना है, युवाओं को रोजगार से जोड़ना है, तब बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। उसके बाद पूंजी निर्माण का मतलब होता है कि हम आधारभूत संरचनाओं का विकास करें, अधिक से अधिक निवेश किए ताकि रोजगार के लिए अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें। उसके साथ साथ उत्पादन तकनीकों का उपयुक्त मिश्रण किया जाए, कि मतलब उत्पादन में तकनीकों का प्रयोग किया जाए, रोजगार का अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराएं। उसके बाद विशेष रोजगार कार्यक्रम कराना चाहे, समय समय पर लोगों की गुणवत्ता कौशल किया जाए। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक कार्यक्रम शुरू किया था 2015 में, मेक इन इंडिया कार्यक्रम, और साथ में कौशल विकास योजना, तो दोनों को आप जोड़िए। मेक इंडिया का मतलब होता है कि भारत में ही आपको चीज़ों को, अपने आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करना है, और कौशल विकास का मतलब होता है कि युवाओं के कौशल के विकास के द्वारा। तो अगर हम इन दोनों कार्यक्रम को सफल बनाएं, युवाओं के कौशल विकास करें और वो मेक इंडिया कार्यक्रम में अपनी भागीदारी को सुनिश्चितता करें, तो कहीं ना कहीं हम बेरोजगारी को कम करने में सफल हो सकती है। बहुत अच्छी योजना, इन योजनाओं को लिख देंगे पेपर में तो अच्छा नंबर मिलेगा। देखिए जब हमने गरीबी पढ़ लिया, बेरोजगारी पढ़ लिया, बेरोजगारी के कारण पढ़ लिए, कैसे ख़त्म करते हैं, ये चीज़ें पढ़ ली। हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं ना असमानता के बारे में। असमानता क्या होती है, ठीक है, ये हमारा इसमें लास्ट ही पॉइंट होगा। देखिए असमानता का मतलब होता है संसाधनों का असमान वितरण। मैंने आपको प्रस्तावना में बताया था, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष स्थापना की बात की गई है, लेकिन क्या समाजवाद सच में आया? समाजवाद तो एक नारा बन के रह गया है। हकीकत में संसाधनों का वितरण जो है वो समान हो नहीं पाया, बल्कि असमानता आ गई है। हमने प्रस्तावना में आपको बताया था प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, तो हमने ना तो सबको प्रतिष्ठा दिया, ना ही सबको अवसर की समानता उपलब्ध करा पाए, जिसके कारण लगातार असमानता बढ़ती चली गई। तो असमानता के कई कारण थे कि एक तो होता है कि भाई आर्थिक असमानता, की भाई एक को व्यक्ति के पास सारे संसाधन, एक के पास कुछ नहीं। तो आर्थिक असमानता भारत में अभी भी कितनी ज़्यादा है, इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई थी, ऑक्सफैम की, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि भारत के 1% शीर्ष के जो लोग हैं संसाधनों से संपन्न हैं, उनके पास पूरे देश का लगभग 40% संसाधन है, पर कब्जा है, और नीचे के 50% लोगों के पास केवल और केवल 3% संसाधन है। अब आप ये बात समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ संसाधनों का वितरण कितना, मतलब एक तरीके से असंतुलित है, जिसके कारण विकास भी असंतुलित है, बेरोजगारी की समस्याएं भी है,
लोगों के आय के साधन भी नहीं, असमानता है। उसके बाद एक सामाजिक असमानता होती है। सामाजिक असमानता का मतलब समूहों के बीच असमानता हो जाना। एक समूह को उच्च वर्ग कहा जाए, एक को निम्न वर्ग कहा जाए, एक दूसरे से मिलना जुलना नहीं, एक दूसरे से बातचीत नहीं। तो ये इस तरह की असमानता हमारे सामाजिक और आर्थिक असमानता तो हर क्षेत्र में, राजनीतिक में भी है, ब्यूरोक्रेसी में है, लेकिन जब सबसे महत्वपूर्ण वो सामाजिक असमानता और आर्थिक असमानता सबसे महत्वपूर्ण है। तो एक असमानता को मापने के लिए लॉरेंज कर्व थे ने बनाया था। लॉरेंज कर्व में क्या था, तो एक्स एक्सिस ले लेते हैं और वाई एक्सिस ले लेते हैं, तो उसमें कर्व बनाते हैं। मान लीजिए कि 14% लोग हैं जो 45% संपत्ति, तो एक्स एक्सिस पे हम रख देंगे कि मान लीजिए 45% लोग हैं जो कुल 14% संसाधन, तो एक्स एक्सिस पे हम 45 रख देंगे, वाई एक्सिस पे 14 रख देंगे। तो जो कर्व बनेगा उसके नीचे का भाग ही उसका क्षेत्रफल ये शो करेगी कि 14% लोग ऐसे हैं जिसमें 45% लोग ऐसे जिनके पास 14% संसाधन भी नहीं है। तो इसमें लॉरेंज कर्व में किया गया था एक्स एक्सिस और वाई। एक्स एक्सिस में क्या रख देते हैं कि जनसंख्या रख देते हैं, और वाई एक्सिस में रख देते हैं, एक्स एक्सिस में रख देते हैं संसाधन, हाँ, और साथ में वाई एक्सिस पे रख देते हैं जनसंख्या, सॉरी एक्स एक्सिस में आबादी रख देते हैं और वाई एक्सिस में संसाधन रख देते हैं। तो जो कर्व बनता है उससे ये पता चलता है कि कितने परसेंट लोगों के पास। अब मान लीजिए एक्स एक्सिस में हमने 50% रख दिया, 50 रख दिया, और वाई एक्सिस की वैल्यू मान लेते हैं 10 रख दिया, या जो वास्तविकता वो रख देते हैं कि 50% लोगों के पास 3% संसाधन है। तो जो ये कर्व बनेगा इससे ये पता चल जाएगा एरिया से कि 50% लोगों के पास देश के 3% संसाधन ही हैं। एक आए तो इससे लॉरेंज वक्र बहुत अच्छा है, इससे ये पता चलता है कि असमानता कितनी ज़्यादा, भारत में असमानता बहुत ज़्यादा है अभी। उसके बाद आया था गिनी गुणांक। गिनी गुणांक का मतलब होता है कि देखिए, हम गिनी गुणांक को 0 से लेकर के 1 तक मापते हैं, ठीक है। हम पूर्ण समानता 0 और पूर्ण असमानता 1 को मानते हैं, ये बात ध्यान रखना है। कितना, अगर 0 है सब कुछ, इसका मतलब ये अगर गिनी गुणांक 0 आ गया ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी, पूर्ण समानता है। और अगर 1 आ गया तो पूर्ण रूप से असमानता है, ठीक है। तो लेकिन ये ना तो कभी 0 हो सकता है ना कभी 1 हो सकता है, इसी के मच ये झूलता रहता है। और न 0 1 होना भी नहीं चाहिए, ना तो पूर्ण समान कभी हो सकता है कोई समाज, न पूर्ण रूप से असमान भी हो सकता है। लेकिन हाँ, जितनी ज़्यादा कि 0 की तरफ रहे, असमानता कम से कम रहे। अगर आप देखें, कई बार पूछा गया ये कि गिनी गुणांक किससे रिलेटेड है, असमानता को मापने से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद गिनी गुणांक अगर 0 है तो क्या मतलब है, ये पूर्ण समानता है, 0 गुणा 1 है तो क्या मतलब पूर्ण असमानता है। 1912 में थे सांख्यिकी थे करोड़ों गिनी, उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है। भारत के देखें तो भारत के शायद 0.6 के आसपास है, जो मध्यम आय वाले देशों में आता है। फिर ये बस इतना याद रखना है आपको कि 0 है तो पूर्ण समानता, 1 है तो पूर्ण असमानता। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं असमानता के कारण क्या है। असमानता के कारण पहले संसाधनों का असमान वितरण होना, निजी संपत्ति और विरासत में संपत्ति का बढ़ते चले जाना, पूंजी की कमी होना, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और विशेष रूप से सामाजिक बुनियादें जैसे स्कूल, स्वास्थ्य, शिक्षा की व्यवस्था न होना, सरकारी व्यय में कमी होना, भ्रष्टाचार होना, शिक्षा और प्रशिक्षण में अंतर होना, शिक्षा और प्रशिक्षण तक पहुंच में अंतर होना, व्यक्तियों की क्षमता में वंशानुगत अंतर होना कि भाई कोई व्यक्ति होता है उसको वंश के ही आधार पर आगे, उसके अतिरिक्त सुविधाओं तक पहुंच में अंतर होना, ठीक है। तो इस तरीके से ये असमानता के कारण हो गया। अब असमानता को कम करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। हमने स्वतंत्रता के बाद से चाहे तो भूमि सुधार रहा हो, चाहे तो गरीबी उपशमन और रोजगार सृजन के कार्यक्रम रहे हों, चाहे तो अन्य विकास कार्यक्रम जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रम, कौशल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम रहे हों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों का हमने राष्ट्रीयकरण मैंने बताया था 1969 में, पहले 1969 में 14 और 1980 में 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वित्तीय समावेशन को बढ़ाना, एमएसएमई को बढ़ाना, प्रगतिशील कराधान और प्रगतिशील सरकारी आय को बढ़ाना, जन धन योजना लाना, उसके बाद आवास योजना लाना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, कौशल विकास योजना लाना, मनरेगा योजना लाना। तो इस तरीके से हमने असमानता को कम करने का प्रयास किया है। ये तो पहले कारण तो मान लो पता चला। अब उसमें सारी चीज़ें आप लिख देंगे, कौशल विकास योजना, जो 5-7 चीज़ें लिख देंगे तो आपका कम से कम आधा पेज तो भर जाएगा आखिर में।
उसके बाद कंक्लूजन लिख देंगे कि भारत में अभी भी असमानता बहुत ज़्यादा है और ये दुर्भाग्य की बात है, ये असमानता की खाई लगातार बढ़ती चली जा रही। अमीरों के बीच संपत्ति का कंसंट्रेशन हो रहा है और गरीबों के बीच से संपत्ति कम होती जा रही। तो इस असमानता को कम करने के एक सकारात्मक उत्तर के साथ आप क्लोज करेंगे कि हमें और बहुत अधिक करने की ज़रूरत है और साथ में हमें अपनी सरकारी नीतियों, सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुँचाना और सरकारी नीतियों में जो व्याप्त जो लीकेज है, जो भ्रष्टाचार है, उसको ख़त्म करके हम असमानता को कम कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें मैंने आपको बेरोजगारी बता दी, मैंने आपको असमानता वाला पूरा बता दिया, मैंने आपको गरीबी, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर था। इसके साथ हम वित्तीय समावेशन का चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। अब हम धीरे से अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ेंगे। वैश्विक आर्थिक संस्थान जो है कौन कौन से हैं, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, यहाँ से भी पेपर में प्रश्न आता है कि कौन से संस्थान है जो कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, अक्सर देता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, उसके बाद बहुत सारे संस्थान है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है यूपीएससी में। थैंक यू।